गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? तो साथियों शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रहा है। कृपया करके नीचे घंटी का बटन लगा हुआ उसको प्रेस करना और सब्सक्रिप्शन का बटन लगा हुआ है नीचे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना। साथियों, जिस शख्सियत का आज मैं बात कर रहा हूँ, आज उनकी जन्मतिथि है। प्रशांत चंद महालनोबिस, जिनकी योजना ने देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। भारत में सांख्यिकी के पितामह पीएचए महालनोबिस के दिमाग की उपज दूसरी पंचवर्षीय योजना उसमें दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है। 2016 की नोटबंदी के दूरगामी परिणाम होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महान अर्थशास्त्री की पंक्तियां दोहराई। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल एंड। यहाँ एस का जिक्र हो रहा है, जिसमें दूर भविष्य में नहीं बल्कि बहुत जल्द ही देश की आर्थिक तस्वीर बदलने की ठानी थी। वे थे सांख्यिकी के विद्वान, वो प्रशांत चंद महालनोबिस। जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी थी जैसे मनमोहन और नरसिंह राव, परंतु प्रशांत चंद महालनोबिस वित्त मंत्री नहीं थे। शुरुआती दौर पर रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ही साहित्य की व्याख्या खुद प्रशांत चंद महालनोबिस करने वाले थे। बंगाल में रहने वाले प्राथमिक शिक्षा उनकी बंगाल में हुई। विज्ञान में स्नातक बीएससी होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेजा। कैम्ब्रिज शहर घूमने गए, उन्होंने किंग्स कॉलेज गए थे। उसी रात उनकी ट्रेन छूट गई और अगले 3 साल उधर उन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ रखी और भौतिकी की डिग्री वहाँ से ली। तो साथियों, भारत 3 साल के बाद भारत में आना निर्णायक मोड़ था। पहला युद्ध शुरू हो चुका था, समुद्र के रास्ते भारत आए और अधिक देरी हो चुकी थी, परंतु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में समय गुजारने के लिए उन्होंने बायोमेट्रिक से जुड़ी एक किताब पढ़ी और वापसी के सफ़र में पूरा इतिहास ही उठा लाए। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें पार्ट टाइम नौकरी मिली। यहाँ साल 1922 में बायोमेट्रिक पढ़कर उन्हें सांख्यिकी में उनका लगाव हुआ और वे फिर तमाम उम्र रहा। सांख्यिकी से प्रेम। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन अध्ययन किया जाता है। अकादमिक अनुशासन से लेकर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और कारोबार जैसे तमाम क्षेत्रों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसी विज्ञान से महालनोबिस ने इतना ज़बरदस्त प्रेम हो गया कि पूरी उम्र छूटा ही नहीं। 1931 में उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और अगले साल संख्या नामक पत्रिका भी निकालना शुरू किया। 1949 में सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त हुए। 1950 में CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की और भरोसेमंद डाटा भारत को मिला, पूरे विश्व में मिसाल बनकर उभरी। नेहरू से इतने प्रभावित थे कि महालनोबिस को योजना आयोग में ले आए। 1959 में संसद में के एक निर्णायक द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को दर्जा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना समाजवादी सोच के महालनोबिस की देन है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया। हालांकि वे अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान नहीं थे, परंतु उन्होंने रूस, चीन, अमेरिका में जाकर उस मॉडल को समझा और वे ज़्यादातर रूस से प्रभावित हुए। 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने उद्योग, स्टील, सीमेंट में 179 करोड़ आवंटित किए। बढ़ाकर उन्होंने अगली 5 वर्ष में 1075 करोड़ बनाए। महालनोबिस कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदों पर रहे। 1968 में उन्हें पद्म विभूषण से संपन्न हुए। आज भारत में पंचवर्षीय योजना 60 साल तक रही। 12 बार इन योजनाओं को लगाया गया। आज पंचवर्षीय योजना का विरोध करते हैं, परंतु समाजवाद हर समस्या का हल था। परंतु पूंजीवाद व्यवस्था अब शुरू हो गई, जिसमें देश के कुछ पूंजीपति घराने के लोगों को ही देश की पूरी ताकत कब्जा करने वाली है। इसमें अंबानी, अदानी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, देश में लगभग 20 लोग ही करोड़पति होंगे और बाकी के लोग
भिखारी ही बनते जाएंगे। समाजवादी धारा में पहले भी बहुत नेता हुए, परंतु भारत की गंदी राजनीति ने उन्हें चलने नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, मुलायम सिंह यादव, यूपी। समाजवाद में आर्थिक का पूरा हिस्सा समाज के पास रहता है। आर्थिक का पूरा लेन देन ही पूरा का पूरा समाज में रहने वाले हर वर्ग को मिलना इसका एक समाजवाद की धारा है। आर्थिक की आज़ादी भी कहते हैं। तो साथियों, ये था एक संक्षिप्त में विवरण। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने देश को आगे ले जाने के लिए कुछ न कुछ अपना कार्य किया, लोगों ने उनको एक दूध में मक्खी के समान बाहर निकाल कर फेंका। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े जितने भी नेता हुए, महात्मा गांधी समाजवादी नेता थे, परंतु आज़ादी के बाद उनको अलग थलग कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी अलग थलग करके, क्योंकि मैंने एक लास्ट में वीडियो बनाई हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल, अन्य जितने भी समाज को एकजुट ले जाने के लिए कार्य किए, उन लोगों को भारत की गंदी राजनीति ने अलग किया। अब आने वाला 2 या 4 आगामी जो महीने हैं, इसमें अभी वो दूसरा पूंजीवादी का सिस्टम आने वाला है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में दुकानें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी अंत तक आदमी को काटेगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन के मैं पालमपुर में लगभग गाड़ियों की गाड़ियां उतरते देख रहा हूं, और जो हमारे रिटेलर दुकानदार भाई हैं, 99% लोग सड़कों पर आ गए हैं। बैंक ने उन्हें करप्ट कर दिया है। अभी लॉकडाउन खुल गया है, परंतु सड़क में एक भी खरीदार सामने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने र्यूमर फैलाया हुआ है कि अगली कुछ महीनों में तीसरी बीमारी आने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आंकड़ा, सांख्यिकी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सटीक आंकड़े नहीं हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने 2016 में जो आंकड़े एकत्रित करती थी संस्था को ख़त्म कर दिया गया, जो आज उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देश के आंकड़े जी न्यूज़ दे रहा है, और जब आंकड़े सटीक नहीं होंगे तो उसका आने वाले समय में आपको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। परंतु लोकतंत्र के इस महाकुंभ में मत देना एक ऐसा अधिकार है। मतदाता के पास अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आए, जो देश के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चले, ताकि आने वाले समय में जितने भी वाद हुए, पूंजीवाद, साम्यवाद, नाजीवाद, फासिस्टवाद, ब्राह्मणवाद, राजपूतवाद, एससीवाद, ये जितने वाद हैं, लोगों ने अपने अपने धर्मों और जातियों के नाम से राजनीति की है। ऐसी राजनीति में आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर है वो सुरक्षित नहीं है। कृपा करके भारत के सुचेत नागरिक होने के नाते मैं ये जानकारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य किए हैं, सामाजिक विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं, आज हमारी भारत सरकार उनको भूल कर बैठ गई है, क्योंकि नीतियों की कमी के कारण। तो साथियों, क्योंकि समय का थोड़ा सा इसमें अभाव होने के नाते मैं आपको अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरा ये चैनल सभी प्रकार के वर्गों तक पहुँचे और उसका फ़ायदा ले सके। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जिस पर हमें बोलने की आज़ादी है। सरकार की कमियों को बोलने की आज़ादी लोकतंत्र का एक अधिकार है, जिसको मैं आज अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आवाहन करता हूं।
कृपया करके अपने आने वाले चुनाव में अच्छे लोगों को वोट दें। जय हिंद टू ऑल।